हमारी घड़ियों में हो चुके हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम, मगर फिर भी जनाब अली आज प्रोग्राम का नाम ही हमने दिया है फड़ो किनो फड़ो जी फयाज भाई को। हाँ जी फयाज जी फयाज भाई जो है ना बड़े वो चीते जर्नलिस्ट बनते जा रहे हैं, मैं अंदर की खबरें देता हूँ ये वो है, बस हमने लोगों को कहा फिर फड़ लो नप लो इन्होंने आज नप लो। फयाज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम और आपका तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और इससे पहले आप शुरू करेंगे या मैं कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं मैं शुरू करूंगा। अच्छा। मैं जरा पहले ये आपकी शायद आपकी माशाल्लाह बहुत स्टार एंकर पर्सन, न्यूज रीडर, एनालिस्ट एंड ऑल इन वन है। बहुत क्या नाम है उनका? मुझे पता नहीं है नाम क्या? बाबर मलिक। फयाज भाई आपने जो प्रेडिक्शंस की है ना उसने आग लगाई हुई है सारे सिटी के अंदर। वो कहते हैं ये क्या गिदड़ सिंगी है इनके पास, पूछो इनके पास क्या है। अच्छा जो बात है ना आप कह रही है ना कि अपना मैं अंदर की खबरें देता हूँ, मैं नहीं अंदर की खबरें देता। हाँ। जर्नलिस्ट का काम ही खबरें देना होता है। जर्नलिस्ट खबर नहीं देगा तो वो फिर करेगा क्या? तो फिर वो सच्ची कैसे हो जाती है? और तो हमें कोई काम और आता भी नहीं है। हाँ। सही बात। लेकिन आपकी खबरें सच्ची कैसे हो जाती हैं? ये क्या चक्कर है? बस वो थोड़ी असल में वजह ये है ना कि हम जर्नलिस्ट लोग जो होते हैं ना, अगर तो हम अपनी जात को अलग करके खबरों को देखना शुरू करें तो हम पहुंच सकते हैं नतीजे पे। हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली आप देखें तो पाकिस्तान में दो धड़े बन चुके हैं जर्नलिस्टों के। एक जो है वो उसने इमरान खान का ठेका उठा लिया है और दूसरे के पास मुस्लिम लीग नून का पुराना ठेका जो है वो उनका नए टर्म्स एंड कंडीशन के साथ रिन्यू हो गया। हुकूमत में आए हैं तो अब नए दौरे शुरू हो गए हैं, खाते शुरू हो गए हैं। आपको पता है पहली जो उन्होंने जियाफत दी थी उस पर पता नहीं 36 लाख के 40 लाख रुपया खर्च आया था पीएम हाउस में। 36 लाख। तो वो पुराने जो उनके अपना थे जंग आलूद मुआहदे कॉन्ट्रैक्ट ठेके वो दोबारा नई टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बहाल हो गए हैं। और आपने देखा जब तुर्की के दौरे पे गए शहबाज शरीफ साहब तो दौरा अभी शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले इन्होंने कोई 25 करोड़ के इश्तिहार अखबारों को दे दिए। तो भाई खुदा के बंदो उसे वहां पहुंचने तो दो, वहां जाके वो बातचीत करेगा, मुज़ाकरात करेगा। वापसी पे अगर कोई कामयाब हुआ, कोई दौरा हुआ, कोई अच्छे एग्रीमेंट्स वहां से टर्म्स एंड कंडीशंस लेके आ गया तो फिर आप इश्तिहार दीजिएगा। समझे नहीं फयाज भाई, वो असल में बड़ा हिस्टोरिक मौका था क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जिंदगी में पहली बार टर्की एज अ प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे। ये बड़ा हिस्टोरिक वाकया था। आपको तो जाने पे इश्तिहार देने शुरू कर दिए। हाँ, जाने पे इश्तिहार देने शुरू कर दिए। इतना हिस्टोरिक वाकया था, आपने मिस कैसे किया फयाज भाई? आप जैसा बड़ा जर्नलिस्ट कैसे मिस कर सकता है? और वहाँ जब वो मिल रहे थे तुर्की के प्रेसिडेंट के साथ तो उनके साथ सलमान शहबाज और हुसैन नवाज खड़े थे। और अब हमारा इससे बड़ा हमारे सिस्टम का मजाक और क्या हो सकता है कि हमारी हुकूमत जो कह रही है, पाकिस्तान में अदालतें कह रही हैं कि जी ये सलमान शहबाज कौन है, ये मतलूब है, ये कहाँ है। और वहाँ हमारी हुकूमत पाकिस्तान बता पा रही कि ये बंदा कहाँ है, हम ढूंढ रहे हैं, हमें बंदा मिल नहीं रहा। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है वो उसे तुर्की के सदर से उसका तारुफ करा से मिली है, इनका नाम है सलमान शहबाज। और कोर्ट में आके कहते हैं कि हमें तो नहीं पता ये बंदा कहाँ है, भागा हुआ है, इसका शायद एड्रेस गलत है, असली एड्रेस पे उसे नोटिस भेजें फिर शायद ये बंदा मिल जाए। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। इससे बड़ा और मजाक हमारा क्या हो सकता है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव एक मफरूर इश्तिहारी और मतलूब बंदे को अपना प्रोड्यूस नहीं कर सकता अदालत में, लेकिन तुर्की के प्रेसिडेंट के सामने उसे तारुफ करवा देता है, उसे शाही जियाफत में उसे लेके जाता है साहब। अच्छा भैया चलो छोड़ो पीछे दिया गला। ये मकसूद जो चपड़ासी है इसका क्या किस्सा है? और आज जो 2 बजट्स आए हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, पंजाब और केपी का? जरा पहले मकसूद चपड़ासी से शुरू करें। नहीं मकसूद, जितने लोग मकसूद के हवाले से बात करते रहे हैं और मुझे उन सब पे इंतहाई गुस्सा है। ऐसे नहीं कहना चाहिए। हमारे यहाँ मुल्क में चपड़ासी का वर्ड बहुत अरसा पहले मतरूक हो चुका था, इसे तर्क कर दिया गया था और उसके लिए नायब कासद का लफ्ज इंट्रोड्यूस कराया था। इसलिए मकसूद नायब कासद कहा जाए तो बेहतर होगा मेरे ख्याल में। और अब तो वो बेचारा फौत भी हो गया है, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे और उसके गुनाह जो हैं वो उसे माफ करे अगर वो माफ करने के काबिल हैं। अल्लाह की रहमत तो बेपाया है, बहुत अल्लाह ताला रहीम है, रहमान है, वो माफ कर सकता है।
लेकिन उसकी वजह से जो हमारे मुल्क को, हमारे सिस्टम को, हमारे लोगों के सिस्टम पे एतमाद को जो नुकसान हुआ है, वो शायद एक मकसूद नायब कासद उसका जिम्मेदार नहीं है। उसमें वो सारे लोग, वो सारा सिस्टम, वो सारे बैंकर, वो सारे हमारे ऑफिसर्स, वो सारे FIA के तफ्तीशी जो अब तक इस केस को आगे डालते 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 यहाँ तक ले आए कि वो बंदा अगले जान में चला गया, लेकिन हमसे ये फैसला नहीं हो सका कि मुजरम कौन है, मुल्जिम कौन है, किसको सजा देनी है, किसको नहीं देनी, जबकि हमारे कायदे कानून की जो बुक्स हैं उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बंदा मनी लॉन्ड्रिंग करेगा उसका ये कसूर होगा। और अब मजाक देखें आप, तारीख का मजाक, अनोखा मजाक देखें कि इस वक्त बर्लिन में, जर्मनी के शहर बर्लिन में FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास हो रहा है, और उसके जो FATF के सदर हैं मार्कोस पिलायर, उन्होंने अपने जो उनकी ओपनिंग स्पीच थी FATF के इजलास की, उसमें उन्होंने कहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जंग में गेम चेंज का किरदार अदा करेगी। वो पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएं। और वो जब ये स्पीच कर रहे थे तो उनके सामने पाकिस्तान की नुमाइंदा, हमारी वजीर ममलकत बराए खारजा अमूर हिना रब्बानी खर बैठी हुई थी। अब हिना रब्बानी खर वहां बैठी क्या सोच रही होंगी कि ये पूरा FATF का इजलास जो इस वक्त बर्लिन में, जर्मनी में हो रहा है, उस पे बात हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की, और मैं इन्हें क्या बताऊं कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म और हमारे मुल्क का सबसे सूबे का, बड़े सूबे का वज़ीर आला, वो दोनों उन पे फर्दे जुर्म आयद होने वाली है मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ही। क्या कौम है हम, क्या लोग हैं हम, और हम कितने फख्र से, हमें शर्म भी नहीं आती, हम इस तरह के आलमी इजलासों में जाके ढीठ होकर बैठ जाते हैं, और आगे से जो तकरीरें होती हैं, मेरे ख्याल में तो आज हिना रब्बानी खर का जो है सर शर्म से झुका हुआ होगा वहां, कि वहां मनी लॉन्ड्रिंग उनका मेन जो है इश्यू इस दफा 17 जून तक बैठने का जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, आलमी एस्टेब्लिशमेंट भी अब बेनकाब होने वाली है इस सारे धंधे में, कि अमेरिका ने बिहाइंड द डोर कहते हैं कि उसने उन्हें कहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वो अपना निकाल दिया जाए। अच्छा, अब अमेरिका इस वक्त ये चाहता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए, लेकिन किस मौके पे वो ग्रे लिस्ट निकालना चाहते हैं? जस्ट टू प्लीज शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी एंड PDM अगेंस्ट इमरान खान के। इन्होंने इमरान खान के खिलाफ हमारे लिए इतना काम किया है, वहां रिजीम चेंज में हमारी हेल्प किया है, तो इसलिए इन्हें इनाम के तौर पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। ये मैसेज अमेरिका ने FATF को कन्वे कर दिया है। अब FATF ये मैसेज उनका एक्सेप्ट करती है, मानती है या नहीं मानती, ये बाद की बात है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इन्हें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। शायद वो निकालें तो नहीं, लेकिन कम अज कम कुछ नरमी हो जाएगी। लेकिन दूसरा मजाक तारीख का देखें, ये सब कुछ हिस्ट्री में लिखा जा रहा है कि जब वहां हिना रब्बानी खर स्पीच कर रही होंगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए क्योंकि हमने ये अच्छे काम किए हैं हमारी हुकूमत ने, तो वो जो अच्छे काम 32 पॉइंट्स में से ऑलमोस्ट 27 to 29 पॉइंट पाकिस्तान ने कंप्लीट कर लिए हैं, मीट कर लिए हैं टारगेट। तो वो किसने टारगेट्स मीट किए हैं? 3.5 साल में इमरान खान ने किए हैं। तो एक्चुअली वो इमरान खान की कारकर्दगी वहां पेश कर रही होंगी हिना रब्बानी खर, और रिक्वेस्ट कर रही होंगी FATF से कि हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। लेकिन जो ही वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरेंगी, पाकिस्तान में आएंगी, तो उनका सारा सिनेरियो, सारा बयानिया उनका चेंज हो जाएगा। अगेन शी विल स्टार्ट टॉकिंग अगेंस्ट इमरान खान, क्योंकि हमारे लोगों के पाकिस्तान के अंदर उनका मौकफ कुछ और होता है, और पाकिस्तान के बाहर जाके उनका मौकफ कुछ और होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मिफ्ता इस्माइल चंद रोज पहले लेने गए थे IMF से इमदाद, तो उन्होंने जो कारकर्दगी शीट वहां पेश की थी वो सारी एक्चुअली इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी शीट थी। इन्हें तो अभी आए हुए जुमा 8 दिन हुए थे, और अभी तो 35 दिन तो शहबाज शरीफ साहब ने इस बात पे लगा दिए कि मेरी कैबिनेट में कौन होगा और कौन नहीं होगा। जब कैबिनेट ही नहीं है तो इसका मतलब है इनकी गवर्नमेंट की तो वो कारकर्दगी नहीं थी, वो कारकर्दगी तो इमरान खान की हुकूमत की थी। उसकी बेस पे ये IMF से तवक्को रखते हैं कि IMF इनकी मदद करे। अच्छा, ये जो है एक तो और भी बात बताएं जरा, 2 बजट्स ये जो आए हैं पंजाब और NWFP के, इनके ऊपर जरा बात करें। और दूसरा ये जो जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई है तो जो हमारे बीबी भुट्टो साहब हैं वो तो बस लग रहा है सैरों पे ही गए हुए हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या स्पेशल ये डील्स बनाने के लिए गए हैं। पहले ये वाशिंगटन गए हुए थे, फिर उसके बाद अब जो है वो उधर गए हुए थे टर्की, अब जनीवा, फिर टर्की, फिर अब ईरान जा रहे हैं। तो मतलब ऐसी क्या स्पेशल बात पाकिस्तान जो है इन लोगों से करने जा रहा है जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने नहीं की, और इनको चक्कर लगाने का इतना शौक है? अच्छा, ये जो बिलावल के दौरे हैं, सारा कुछ है,
ये जब अमेरिकन के साथ, आपको पता है ना कि ये 2-3 हफ्ते वहां बिल्कुल गायब रहा है, तो जाहिर है वहां बैक एंड पे इसकी मीटिंग्स होती रही हैं अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से। तो उन्होंने, जब एक आपने उसे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर भेजा, तो वो ये नहीं देखते कि ये 25 साल का नौजवान है, 35 साल का है या 55 साल का बूढ़ा है, वो तो उसे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लेते हैं ना। अब वहां जब उसने टॉक्स की, बातचीत की, तो वहां उसकी कारकर्दगी पे डिपेंड करता है कि उसकी कारकर्दगी क्या रही होगी। मेरे ख्याल में, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, अब तक की उसकी कारकर्दगी एज ए फॉरेन मिनिस्टर कोई इतनी गलत नहीं है, बहुत अच्छी। उसने फॉर एग्जांपल उसने रशिया के इमरान खान के दौरे को डिफेंड किया, उसने कहा ये हमने सोच समझ के दौरा किया था और ये पाकिस्तान का दौरा था। इससे पहले भी एट द सेम टाइम उसी दौरे पे इसने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया था उसको, इमरान खान की गवर्नमेंट को। अच्छा, लेकिन एज ए फॉरेन मिनिस्टर उसने मेरे ख्याल में वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है अभी तक। अब वो ईरान जा, तो ईरान में भी मैं सोच रहा था कि वहाँ ईरान के जो अपना हेड ऑफ द स्टेट या दूसरे लोगों से जिनसे मिलेगा, ज़ियारतें वगैरह तो हो जाएंगी सरकारी खर्च पे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब वो बात कर रहा होगा तो वो उसे कैसे लेते होंगे कि ये कल का नौजवान जिससे अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं पॉलिटिक्स में आए हुए, ये हमसे इस तरह बढ़ बढ़ के बात कर रहा है। जितनी मर्जी है अच्छी बात करे, जितनी मर्जी है बड़ी बात करे, वो बात नहीं होती। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं, आपको याद होगा, मैं इस्लामाबाद में था जब, तो मैं एक वाला एक मजदूर किस्म का जर्नलिस्ट था, तो मुझे बहुत जल्दी तरक्की मिल गई। आई वाज आई थिंक एट दैट टाइम 28 इयर्स ओल्ड, और मैं एडिटर बन गया कौमी अखबार का इस्लामाबाद में। और मेरे साथ दूसरे एडिटर, जो यंगेस्ट एडिटर थे, वो फाद हुसैन थे, वो भी एक अखबार के एडिटर बन गए। तो हम दोनों यंगेस्ट एडिटर थे, और हम CPNE या APNS की मीटिंग्स में जब जाते थे, तो हम जितनी मर्जी है कोई सियानी बात करते थे, लोग हमारी बात को उस तरह गौर से नहीं सुनते थे। और मैं दिल में कहता था कि ये मेरे बाल कब सफेद होंगे और कब ये लोगों को ये यकीन होगा कि वाकई मैं जो बात कर रहा हूँ इसकी मेरी बात में वजन है और मेरी बात गौर से सुन लें। लेकिन वो नहीं सुनते थे, इसलिए कि वो कहते थे ये बच्चा है कल का, ऐसे अभी तो ये एडिटर बना है, अभी तो ये 2, 4, 10, 20 साल हमारे बैठ के हमारी कहानियां सुने ना, उसके बाद ये बोले। तो बिलावल जब जाता होगा वहां, तो वो जितनी मर्जी है अच्छी बात करे, जितनी मर्जी है वजनदार बात करे, उसे वो अहमियत नहीं मिल सकती। हाँ, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिलावल की लर्निंग अच्छी हो रही है, उसका बार तारुफ हो रहा है दुनिया में, लोग जान रहे हैं, तो शायद उसका अगले इलेक्शन में या उससे अगले इलेक्शन में उन्हें और जरदारी साहब को इसका फायदा होगा। अदरवाइज ये सिर्फ उनकी आनियां जानियां हैं, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है। प्रैक्टिकली सॉलिड चीज वहां से निकलना मुश्किल काम है। हिना रबानी खर, अगर इस एज कंपेयर टू बिलावल, अगर हिना रबानी खर आज अगर फ्रंट पे लीड कर रही होती, वो फेडरल मिनिस्टर होती वजारत खारजा की, मेरे ख्याल में वो बेहतर परफॉर्म करती। एज में उससे बड़ी है, इससे पहले वो वजीर खारजा रह चुकी है और वो अमेरिका की पड़ी हुई है, बहुत अच्छा पाकिस्तान को प्रेजेंट करती है। लेकिन बिलावल के बारे में भी मुझे इस तरह का कोई नहीं है कि बिलावल को बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आप कहें कि जी वो कोई आलमी कहीं लॉबिंग कर रहा है, कहीं कोई बहुत बड़े ब्लॉक का गेम कर रहा है, आई डोंट थिंक सो। वो कोई इस तरह का नहीं होगा। आपने दूसरी बजट की बात की थी, बजट KPK का जो बजट है, आप उस बजट को देखें कि उसमें उन्होंने 15% तनख्वाहें बढ़ाई हैं अपने मुलाजमी, 15% पेंशन की बढ़ाई है और 16% शायद तनख्वाहें बढ़ाई हैं। 15 और 16% है एक तनख्वाह पेंशन, उन्होंने बड़ी कैलकुलेटेड बढ़ाई है। इसका मतलब है कि वो इतनी बारीकी से देख रहे हैं कि उन्होंने 1% भी मैटर करता है वहां, वरना वो लमसम कह सकते थे कि दोनों 15% बढ़ा दें या दोनों 16% बढ़ा दें। अगर एक 15 और एक 16 है तो इसका मतलब है वो माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और फिर उन्होंने हेल्थ केयर में और एजुकेशन में भी बड़े पैसे बढ़ाए हैं उन्होंने। अब इस हद तक अगर माइन्यूटली एक गवर्नमेंट ऑब्जर्व कर रही है तो उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि पीस ऑफ माइंड है वहां, क्योंकि वहां उनके पास 2/3 मेजोरिटी है। उन्हें ये खतरा नहीं है कि मेरे बंदे शाम को भाग ना जाएं। एज कंपेयर टू KPK, पंजाब में आप देखें वहां क्या दमा चौकड़ी मची हुई है कि स्पीकर जो है अपने परवेज इलाही साहब, वो इजलास होने नहीं दे रहे और उन्होंने वहां ये कहा हुआ है कि जब तक ये चीफ सेक्रेटरी उसको पंजाब के IG को और उसको नहीं बुलाएंगे, यहाँ तलब नहीं करेंगे और हम उनके साथ अपना हिसाब बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले इजलास में उन्होंने हमें मारा था, जख्मी कर दिया था इनको, परवेज इलाही साहब को और उनके 1-2 बंदों को। और आसिया अमजद जो चकवाल से MP हैं खवातीन की नशिस्तों पे, वो बेचारी तो कौमे में चली गई थी, अब पता नहीं उनका क्या हालत है, लेकिन बहुत सीरियस थी। इमरान खान भी उसकी आदत के लिए भी गए, तो वो बहुत सीरियस थी, उनके सर में चोट लगी थी। तो जो पंजाब में अब सिर्फ इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है कि वहां हमजा के पास अक्सरियत नहीं है। अगर हमजा को ये नहीं पता कि शाम को क्या होगा, और उसके सबूत के तौर पर आप देखेंगे जरदारी साहब आज शुजात के जाके उन्होंने घुटने छुए हैं, फिर दोबारा टेलीविजन पे सारी कौम ने देखा है कि वो झुक के मिले हैं। ठीक है, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उन्हें इसी तरह मिलना चाहिए,
लेकिन इस दफा जो जरदारी साहब की कमर में जो खम था, उसकी एक बड़ी वजह सिर्फ अदब नहीं था बुजुर्गों का, चौधरी शुजात साहब का, उसके पीछे ये पंजाब का बजट सेशन था। क्योंकि बजट जो गवर्नमेंट अपना बजट नहीं अप्रूव पास करा सकती, वो प्रैक्टिकली वो गवर्नमेंट खत्म हो चुकी होती है, वो फेल हो जाती है। और फिर इसमें एक और मजाक देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एमपीए थे पीटीआई के, जो डायरेक्ट सीटों पे आए हुए थे 20, उनको तो उन्होंने डी सीट कर दिया, लेकिन खवातीन नशिस्तें जो हैं 5, वो अभी तक उसका फैसला उन्होंने रोका हुआ है। क्या उन्होंने इनहराफ नहीं किया पार्टी पॉलिसी से? उन्होंने तो डायरेक्ट इनहराफ किया है, क्योंकि जो एमपीए आपने जिन्हें घर भेजा है, आपको उन्हें इसलिए भेजा है कि ये लोग पीटीआई के टिकट पे पब्लिक से वोट लेके आए थे और आज वो इनहराफ कर गए हैं पार्टी चेयरमैन की हदायत से, इसलिए आपने उन्हें डी सीट कर दिया है। लेकिन जो खवातीन आई थी 5 मखसूस नशिस्तों पे, वो तो डायरेक्ट आई ही चेयरमैन पीटीआई के रहमो करम पे थी, उनमें तो पब्लिक का कुछ लेना देना ही नहीं था। उन्होंने अगर अपने पीटीआई के चेयरमैन को, अपनी पार्टी के हेड को अगर इनहराफ किया, उसकी बात मानने से इनकार किया है, वो तो पहले डी सीट होनी चाहिए थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, माशाल्लाह। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो साबिक चीफ सेक्रेटरी एंड साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ नवाज शरीफ, सईद मेहदी के साहब दामाद हैं, वो अपनी मर्जी करते हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं अब तक, और बिल्कुल किसी से डरते भी नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी सर्विस पूरी कर चुके हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, ये उनकी जिंदगी की आखिरी शॉट है। वो कहते हैं मैं अपना रोल जो मैंने खेलना है खुल के खेल लूं, और उन्हें शायद राजा ये भी आगे तसल्ली इन्होंने कराई होगी कि रिटायरमेंट के बाद हम आपको इलेक्शन लड़ाएंगे और आपको टिकट भी देंगे नून लीग का, अगर टिकट ना दे सके तो हम डायरेक्ट सदर पाकिस्तान रफीक तरड़ साहब की तरह आपको बना देंगे। तो ये मियां बिरादरान जो है, ये बड़ी लंबी लंबी कमिटमेंट्स करते हैं लोगों के साथ, और वो कमिटमेंट्स निभाते भी हैं, पूरी भी करते हैं। तो ये मुनस इलाही साहब के ऊपर जो एक कॉल्स भी ले रहे हैं साथ साथ, क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात? तो मैं जो नंबर पूछने वाला था, कई बार करंट के जो टेलीफोन नंबर वो चाहिए। अच्छा, मैं आपको मैं बाद में दे दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओके। 4166201778 में ज़्यादा फ़ोन कॉल्स नहीं ले सकूँगा, मगर फिर भी विल टेक एडवांटेज ऑफ फयाज विद अस, एंड हम जो है आपकी फ़ोन कॉल ज़रूर लेंगे। 4166201778। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं सर? जी सर, मैं बिलालत कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है सर, सिर्फ मैं इनके जोश और इनकी सच्चाई को सलाम करता हूँ। जिंदाबाद, इंडिया बहुत जबरदस्त करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया आपका। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, जी कुछ कह रहे थे आप? जी फयाज भाई, ये जो मुनस इलाही के ऊपर जो केस लगाया है अभी, उस बारे में आप क्या कहते हैं? जरा थोड़ा सा बताएं, उसके ऊपर रोशनी डालें। मेरे ख्याल में अगर आप इमरान खान को सियासत से आउट करना चाहते हैं ना, देन वी आर बैक टू 90s की पॉलिटिक्स। अच्छा। 90s की पॉलिटिक्स में यही था ना कि पीटीआई की गवर्नमेंट, अपना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई तो मुस्लिम लीग नून वालों के खिलाफ केसेस बनाना शुरू कर दें, और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आ गई तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनाना शुरू कर दें। अगर इमरान खान को हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारे मुक्तदर हल्के और हमारे बड़े लोग अगर ये तय कर चुके हैं कि उसे इक्वेशन से आउट करना है, तो फिर इट मींस के वेलकम बैक टू 90s की पॉलिटिक्स। और 90s की पॉलिटिक्स में आप भी उस वक्त इस्लामाबाद में थी, मैं भी इस्लामाबाद में था। मैंने 3 साल प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके साथ एज ए बीट रिपोर्टर कवर किया, और पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी उनके साथ दौरे किए, उनके जहाज में झूठे लेते हुए। तो मैंने करीब से बहुत चीजें देखी हैं, और यकीन माने कि उस वक्त जो हुआ सो हुआ। 97 में मैं आपको एक ये केसेस की कहानी बता दूं कि 97 में जब मियां नवाज शरीफ साहब आ गए जीत के और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हो गई, तो एक दिन मुझे अपने ऑफिस से हमारे चीफ एडिटर साहब ने कहा कि जी एक हाई प्रोफाइल असाइनमेंट है, और मैं उस वक्त इस्लामाबाद में हेड ऑफ रिपोर्टिंग था, चीफ रिपोर्टर या डिप्टी एडिटर रिपोर्टिंग था। तो उन्होंने कहा कि ये करना है, एक असाइनमेंट है, लेकिन ये करनी तुमने किसी रिपोर्टर को नहीं भेजना, तुमने खुद करनी है। मैंने कहा जी ठीक है, मैं खुद कर दूंगा, बताएं करना क्या है। उन्होंने कहा तुम्हें शाम को एक कॉल आएगी, कोई बंदा बुलाएगा तुम्हें किसी जगह, वहां चले जाना, उसकी बात सुन लेना। शाम को मुझे कॉल आई तो उसने कहा जी मैं सैफुर रहमान बोल रहा हूँ, और आपको आपके चीफ एडिटर साहब ने कुछ हदायत दे दी हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल दे दी हैं। उन्होंने मुझे बताया था फोन आएगा, उन्होंने कहा जी फिर फलां जगह पहुंच जाएं।
उन्होंने मुझे बुला लिया और अपने ऑफिस बुलाया और उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये हाई प्रोफाइल असाइनमेंट है और ये बिटवीन यू, मी एंड हिम, इट्स बिटवीन ऑल थ्री ऑफ अस। मैंने कहा जी ऐसी बात है। उन्होंने कहा बस अब ये करना है तुमने। उन्होंने अपने ऑफिस में 3-4 डायरेक्टर रोक के रखे हुए थे। उन्होंने कहा मैं 3-4 ऑफिसर से, नैब के 3-4 ऑफिसर से, उस वक्त नैब नहीं था, उस वक्त एहतसाब कमीशन था और एहतसाब रहमान कहते थे सैफ रहमान को। उन्होंने कहा कि मैं इन 3 डायरेक्टर्स को मैंने रोक के रखा हुआ है, उनसे मैंने तुम्हारा तारुफ करा देना है। उसके बाद तुमने ये करना है कि तुम जो है जब चाहोगे, जब ये ऑफिस शाम को 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है हमारा, तो तुम उसके बाद आया करोगे यहाँ और ये तुम्हें फाइलें दिखाएंगे अपने और कुछ रिपोर्टें दिखाएंगे और वो फाइलें तुमने पढ़नी है। तुम यहाँ से कोई बाहर पेपर लेके नहीं जा सकते लेकिन पढ़ सकते हो। और ये उस वक्त व्हाट्सएप का दौर भी नहीं था, वरना मैं कुछ व्हाट्सएप ले लेता। उन्होंने कहा कि तुम फोटो भी नहीं ले सकते, फोटो कॉपी भी नहीं ले सकते, यहाँ से पेपर बाहर भी नहीं लेके जा सकते, लेकिन तुम पढ़ सकते हो और यहाँ से फिर तुम स्टोरियां अपनी ले सकते हो जरदारी एंड ग्रुप की, करप्शन की। लेकिन ये डायरेक्टर जो है इनकी मैंने ड्यूटी लगा दी है। मैं अभी दूसरे कमरे में बैठे हैं, मैं तुम्हारी मुलाकात कराता हूँ। ये डेली शाम को आफ्टर ऑफिस आवर्स में तुम्हें यहाँ दस्तयाब होंगे और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है और तुमने यहाँ से स्टोरियां लेके जानी है। तो और तुमने आगे क्या करना है ये यू नो एंड योर चीफ एडिटर नोज कि क्या करना है। तो फिर जनाब उन्होंने मुझे उन 3-4 डायरेक्टर से मिलवाया। उन्होंने कहा जी ये साहब हैं, ये आया करेंगे शाम को, आपने इन्हें खामोशी से ये जो फाइलें कहते हैं इन्हें दिखा दें और जो मैं आपको कहूंगा वहां से स्टार्ट लेना है। उसके बाद उन्होंने कहा जी ठीक है। दूसरे दिन मैं गया और सैफ रहमान साहब ने उन्हें हदायत दी हुई थी कि ये फलां फाइलें उसे दिखानी है। मैं गया, उन्होंने मुझे फाइलें मेरे सामने रख दी। उन्होंने कहा जी ये पढ़ लें और समझ लें कि क्या है। वहां ऐसे केस बने हुए थे जरदारी साहब के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के जितने उस वक्त मिनिस्टर, जो आउटगोइंग मिनिस्टर थे, सबके खिलाफ उनकी फाइलें थी और वो मैं सारी पढ़ी और उसके मैंने किस बार वो सिलसिला छापना शुरू किया। एक मैंने पूरा कलर पेज छापा, दूसरा छापा, तीसरे पे जाके मेरी हिम्मत जवाब दे गई कि उसमें इतना झूठ, इतना कुछ वो फैब्रिकेटेड स्टोरीज थी कि मैंने अपने चीफ एडिटर साहब को उसके बाद टरखाना शुरू कर दिया। वो मुझसे पूछे मैं इधर निकल जाऊं, उधर निकल जाऊं, उधर बिजी था, इधर बिजी था और आखिर में मैंने तंग आके कह दिया कि सर बहुत हो गई, जितना उनको आपने बदनाम करवाना था वो कर दिया हमने, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। क्योंकि वहां सैफ रहमान साहब ने तो झूठ कहानियां रखी हुई हैं और बड़ी बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। मैं फिर किसी प्रोग्राम में उनका जिक्र करूंगा। और ऐसी कहानियां होती थी कि बस कानों को हाथ लगाता था। लेकिन क्योंकि उस वक्त वो उनका सिलसिला था, मैं उस वक्त वहाँ रिपोर्टर था, मेरे पास डॉक्यूमेंट सरकार के पड़े हुए हैं, मेरे पास वो प्रूफ थे सरकार के डॉक्यूमेंट, तो मैं उनके रेफरेंस से ही वो छाप रहा था, रेफरेंस से ही मैं फीचर लिख रहा था। कलर पेज, पूरे कलर पेज इनकी करप्शन पे हमने छापे। लेकिन मेरे पास तो प्रूफ थे, मैं खुद आंखों से देख के आया था कि वहां सैफ रहमान के पास एहतसाब कमीशन के ऑफिस में ये फाइलें पड़ी हैं और ये इन पे केसेस हो रहे हैं और ये केसेस हो चुके हैं और इन पे तहकीकात हो रही हैं और ये प्रूफ साथ। तो मैं तो उनको उनका रेफरेंस दे के छाप रहा था। लेकिन बहुत अनबिलीवेबल किस्म की स्टोरी थी। तो ये मुने से लाई, कल तक मुने से लाई ठीक था और जब ये उसके घर वोट मांगने जा रहे थे परवेज इलाई के पास, उसे वज़ीर आला बना रहे थे और उसे अपने साथ मिला रहे थे, उस वक्त मुने से लाई भी ठीक था, परवेज इलाई भी ठीक था। अब वो उनके साथ नहीं है तो अब उसके खिलाफ केसेस हो रहे हैं। और एक और बात आप देखें, आप गौर करें कि इमरान खान ने मुने से लाई को बहुत अरसे तक रेजिस्ट किया और इमरान खान ने उसे कैबिनेट में शामिल नहीं किया। इस बात पे काफ लीग बड़ा अरसा तक नाराज रही इमरान खान से। अब क्या बात है कि इमरान खान को वो साफ, नीट, क्लीन और शफाफ लगा है। 2 रीजन हो सकती हैं। एक तो ये कि वाकई इमरान खान ने तहकीकात कंप्लीट अपनी तसल्ली कराने के बाद कहा हो कि हाँ वाकई मुने सलाई NLC के केस में इन्वॉल्व नहीं था और वो वहां से साफ क्लीन चिट उसे मिल गई है तो अब उसे कैबिनेट में शामिल कर लेते हैं। एक तो ये बात हो सकती है। अगर PTI वाली विशफुल थिंकिंग हो इन दोस्तों की, जो PTI वाले दोस्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, कि ये हो सकता है कि मुने सलाई ने अपने आप को क्लीन चिट लेने के बाद वो कैबिनेट में इमरान की शामिल हुआ हो। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इमरान खान इतने बुरी तरह पॉलिटिकल प्रेशर में फंस गया हो कि उसने कहा हो कि कोई नहीं, इस बात को इग्नोर करते हैं, खैर है। जिस तरह और बहुत सारे मेरे साथ चिमटे हुए हैं, मेरे एक दागज़दा एक मिनिस्टर है तो कोई बात नहीं, एक और आने दो, क्योंकि खुसरो बख्तियार भी तो उसी कैबिनेट में बैठा हुआ था। जी 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 जी। तो वो दोनों चांसेस हैं, या तो वो क्लीन करके इमरान की कैबिनेट में गया था, दूसरा चांस ये भी है कि इमरान ने आंखें बंद कर ली हो कि ठीक है लेट इट गो, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रेशर में आ गया हो। दोनों सूरतें पॉसिबल हैं। कोई यहाँ आसमान से उतरा कोई भी नहीं है, ना इमरान खान, ना आसिफ जरदारी, ना मियां नवाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही नहीं धुले हुए। एक कॉल लेते हैं फयाज जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फयाज बिलाना साहब, मैं हमायूं शेख अर्ज कर रहा हूँ। आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि आप पाकिस्तान में नहीं, मेरा हाल कनाडा में है। अच्छा, आजकल के हालात के मुताबिक आपके ख्याल में यहाँ
खुमैनी प्लस से कम कोई हल है यहाँ हमारा पाकिस्तान का? खुमैनी प्लस प्लस, इसके मुतालिक आप बता दें मेरा। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया हुमायूं शेख साहब, आपकी काइंड वर्ड्स का, आपकी मेहरबानी। लेकिन ये जो बात खमीनी प्लस की बात करते हैं ना, खमीनी का इनकलाब 70s में आ गया था। 70s से हम 50-55 साल आगे निकल गए हैं। आज हम 50-55 साल पीछे एक जो तजर्बा हुआ उसको यहाँ रिपीट नहीं कर सकते, ना रिपीट होता हुआ देख सकते हैं। और स्पेशली वो ईरान में हुआ था, हमारे यहाँ नहीं हुआ था। और ईरान में शायद हमें उस तरह, हम तो कहानियां पढ़ते हैं किताबों में, मूवीज में देखते हैं, या सुनी सुनाई बातें हमारे तक पहुंचती हैं। हमें नहीं अंदाजा कि वहाँ शाह ईरान ने और उसके जितना ग्रुप था उन लोगों ने वहाँ हालात किस हद तक खराब किए हुए थे, और वहाँ उस वक्त किस हद तक अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी, रशिया की इन्वॉल्वमेंट थी, जियो पॉलिटिक्स क्या थी, हमें वो सारी चीजें नहीं पता। और किस तनाजर में किन हालात में वो खमीनी इनकलाब बर्पा हुआ था। हम बात करते हैं आज पाकिस्तान की बात करते हैं, 50 साल बाद के पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे अपनी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें हुमायूं शेख साहब जैसे दोस्त चाहते हैं कि खमीनी प्लस प्लस इनकलाब आए, लेकिन उसके इम्कानात किस हद तक हैं मुझे नहीं नजर आता कि ऐसा कोई इनकलाब के चांसेस हैं। इनकी जो ख्वाहिश है वो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में करप्शन अगर इस हद तक हो कि हम में से हर बंदा अपने सर से लेकर पांव तक करप्शन में डूबा हुआ है, हम में से हर बंदा डूबा हुआ है, वही करप्शन से बचा हुआ है जिसे चांस नहीं मिला। आपने देख लिया कि इमरान खान साहब को तो सारी दुनिया क्लीन कहती है, लेकिन क्या उसकी कैबिनेट को आप क्लीन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आपने देखा कि पंजाब में उसने अवॉइड किया अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बनाने से, उसने अवॉइड किया राजा यासिर हुमायूं सरफराज को चीफ मिनिस्टर बनाने से, कि सिर्फ इस वजह से उसने किसी ऐसे बंदे के साथ पार्टनरशिप की थी जिसने उसका आईडी कार्ड यूज करके एक कंपनी रजिस्टर कराई, एक फार्मास्यूटिकल अपना फार्मेसी और एक केमिस्ट स्टोर, पाकिस्तान फार्मेसी को केमिस्ट स्टोर कहते हैं, वो उनके नाम पे रजिस्टर्ड था, और वो वहां कहीं डिफॉल्ट कर गया। और उसमें वन ऑफ द डायरेक्टर्स राजा यासिर हुमायूं सरफराज था, चकवाल से जो एमपीए था। इस वजह से, हालांकि वो अमेरिका से पढ़ के गया हुआ है, प्रेजेंटेबल है, अच्छा बोलता है, पीटीआई का डाई हार्ड वर्कर है, लेकिन उसको इस वजह से इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया था। मियां असलम इकबाल को नहीं बनाया कि वो लाहौर के अंदरूने शहर के जो ताजरों के इश्यूज हैं वहां कोई कंप्लेंट्स आई थी। अलीम खान के बारे में कि वो जमीनों के काम में है, उस पर कंप्लेंट्स थी। इमरान खान ने सबसे बचते बचाते उसने एक दूर अफ्तादा इलाके के एक साथ बंदे को, जो 6 महीने पहले जिसने पीटीआई ज्वाइन की, उस्मान बुज़दार को लगा दिया। लेकिन आज उस्मान बुज़दार के जो किस्से कहानियां सामने आ रहे हैं वो सब के सामने हैं। और जिस तरह पंजाब में ट्रांसफरों, तबादलों और तरक्कियों पे डीलें हुई वो सारे लोगों के सामने हैं। इसमें 100% सच्ची नहीं होंगी, झूठ भी होगा उस्मान बुज़दार के हवाले से, लेकिन अगर 20% या 30% भी सच्ची हैं तो क्यों है? अगर इमरान खान क्लीन है तो क्या उसे पूरे पंजाब में 13 करोड़ की आबादी में एक बंदा भी अपने जैसा क्लीन नहीं मिला जिसे वो चीफ मिनिस्टर बनाता? और यही इमरान खान की नाकामी की वजह है कि आज वो हुकूमत से बाहर है और आज उसे जगह जगह जलसे करने पड़ रहे हैं। और अफसोस का मकाम है कि 25 मई को जो उसने लॉन्ग मार्च किया है, सबसे बड़ा जुलूस लाहौर से आना चाहिए था कि सबसे बड़ा सूबा उसका चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार था, लेकिन उस्मान बुज़दार तो हमें कहीं नजर ही नहीं आया, कौन सी बिल में घुसा हुआ था, चूहों की तरह बाहर ही नहीं निकला। और इमरान खान को बिल आखिर पनाह लेनी पड़ी जाके केपीके में, और वहां से सरकारी अखराजात हुए या नहीं हुए, लेकिन केपीके से वज़ीर आला महमूद खान अपना एक जुलूस लेके आया और उसकी बुनियाद पे ही आके इस्लामाबाद आके इन्होंने अपनी पावर ऑफ शो इन्होंने की, शो की पावर की एक शो किया कि हमारे पास इतनी ताकत है, पावर है। पंजाब में किधर गए थे? छापे हुए, गिरफ्तारियां हुई, सारा कुछ हुआ। तो पॉलिटिक्स में ये तो होता है। इसके बावजूद अगर उस्मान बुज़दार की जगह वहां कोई अच्छा बंदा होता तो टोटली रिजल्ट डिफरेंट होता आपका। ठीक है जी। अच्छा फयाज भाई, ऐसा है कि जो ये अब सारी चीज़ें जो अब सामने आना शुरू हो गई हैं, और अब जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं वो भी अब कहना शुरू हो गए हैं, और जी ये जो कुछ सारी महंगाई है ये तो सारी आलमी मंडी की है। तो सर अगर आलमी मंडी की आपके वक्त है तो उस वक्त जब वो था इमरान खान था, उस वक्त तो आलमी मंडी की महंगाई थी और उस पर चल रहे थे ना चीज़ें। आपने आते सारी जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं, आपने कोई 30 के करीब थे, जो डैम शुरू हुए थे उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, हेल्थ में कट्स कर दिए हैं, तो अब पैसे भी नहीं है और करोड़ों के इश्तिहार भी आ रहे हैं।
तो भाई ये मतलब ठीक नहीं था वो आदमी पहले ही, जो कि भाई करोड़ों का इश्तिहार नहीं था लगा रहा, लेकिन काम तो कर रहा था, कोई कट्स तो नहीं था कर रहा। तो अब आपको आलमी मंडी की महंगाइयां नजर आ गई हैं, पहले नहीं थी आ रही। क्या कहते हैं आप इस सारे सिनेरियो पे? अच्छा, ये जो मिफ्ता इस्माइल है ना, इसके बारे में तो जो लोग इसे मुफ्ता इस्माइल कहते हैं वो सही कहते हैं। अच्छा, इस बंदे का मुफ्ता लगा हुआ है। अच्छा जी। ही डोंट डिजर्व टू बी ए फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, आप देखें पाकिस्तान में, दुनिया में जब कहीं भी बजट पेश किया जाता है तो वो बजट पेश करना एक्चुअली अगले 1 साल का तखमीना होता है उस गवर्नमेंट का, उस मुल्क का, कि हमने अगला 1 साल किस तरह चलाना है, हमने कहाँ से हमारे कितने पैसे आने हैं, कहाँ हमने कितने स्पेंड करने हैं, और कहाँ कहाँ से हमने पिछले साल गलत फैसले किए थे, कहाँ कहाँ हमने करेक्शन करनी है। तो वो एक बजट जो है एक्चुअली जब एक मुल्क का खजाना का सरबराह जब पेश कर देता है तो पाकिस्तान मुल्क का जो कारोबारी तबका होता है उनको एक एतमाद मिलता है कि हाँ अब ये गवर्नमेंट कोई सीरियस हो गई है, पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे, आगे इन्होंने अच्छे फैसले कर लिए हैं तो ये अगला 1 साल अच्छा गुजरेगा, उनका कॉन्फिडेंस बहाल होता है। तो अगले दिन ही स्टॉक मार्केट जो है वो अगर ऊपर नहीं जाती तो कम से कम स्टेबल हो जाती है। लेकिन इन्होंने जिस दिन बजट पेश किया अगले दिन स्टॉक मार्केट 1134 पॉइंट गिर गई और डॉलर 205 रुपए पे चला गया। अच्छा, अब इससे बड़ा इसके मुंह पे तमाचा क्या होगा। और फिर अफसोस का मकाम ये है कि शायद ये पाकिस्तान का, हमने बहुत सारे वज़राए खजाना को जो है वो कवर किया है, बहुत सारे वज़राए खजाना के हमने स्पीचेस सुनी हैं, उनके पोस्ट बजट धांसू किस्म की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनी हैं जिसमें एक एक चीज पे उनसे लड़ाई होती थी। लेकिन ऐसा बंदा हमने नहीं देखा कि जो जब भी बोलता है बुरा ही बोलता है। वो आज भी कह रहा है कि महंगाई का कोई तोड़ नहीं है। कभी किसी गवर्नमेंट के बंदे ने, कभी किसी हुकूमती बंदे ने पब्लिक को इस हद तक मायूस किया है? चाहे क्यामत भी आ रही हो तो हुकूमत का काम तो, आप तो एक फादर ऑफ काइंड ऑफ फैमिली के सरबराह के तौर पर होते हैं, आप एक घर के बाप की तरह होते हैं। अगर घर का बाप ही कहे कि हमारे घर का कुछ नहीं बन सकता भाई, हम गए, हम डूब गए, हमारा कल ये घर गिर जाएगा, तबाह हो जाएगा, तो वहां रहने वालों का एतमाद क्या होगा? वजीर खजाना साहब के मुंह से आज तक मैंने तो कोई अच्छी बात नहीं, आज भी उनकी स्पीच ये थी कि महंगाई का तोड़ नहीं है। मरियम औरंगजेब आज भी कह रही हैं कि और बढ़ानी पड़ेगी पेट्रोल की कीमत। बिजली की कीमत पे इन्होंने $5 की जो सब्सिडी थी वो पहले वापस ली और अब ₹7.90 की मजीद उसे महंगा करने लगे हैं फी यूनिट। तो पता नहीं क्या होगा। हालांकि अपोजिशन का काम होता था कि वो हुकूमत पे तनकीद करते थे और हुकूमत हमेशा लोगों को हौसला देती थी कि वो सब गलत कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, हम ये करेंगे अच्छा, हम ये अच्छा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ये करेंगे तो ऐसा होगा। वो हौसला बनाते हैं लोगों का। लेकिन ये अजीब हुकूमत है, जब भी बोलते हैं लोगों को मायूसी करते हैं। और अब अपोजिशन का ड्रामा देखें। राजा रियाज साहब माशाल्लाह क्या जबरदस्त इंटेलेक्चुअल हमने ढूंढा है अपोजिशन लीडर बनाने के लिए। असेंबली में बजट पेश हुआ, उन्हें स्पीच लिखी लिखाई पकड़ा दी गई और हुकूमत ने स्पीच लिख के दी। 100% हुकूमत ने स्पीच लिख के दी। तारीख में पहली दफा हुआ कि अपोजिशन लीडर को स्पीच लिख के हुकूमत ने दी कि ये स्पीच है, हमारे खिलाफ ये स्पीच करो। और उसने बजट पे तकरीर की और तकरीर के हर दूसरे तीसरे फिक्रे के बाद वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ देखते थे कि सर मैं ठीक बोल रहा हूं, सर मैं ठीक मैं तो कवर कर रहा हूं। और सिर्फ एक फिक्रा जो उनका था उसमें तनकीद वाला था कि आपने जितने प्रॉमिसेस किए हैं प्लीज इन्हें पूरा भी कीजिएगा। इतनी ये जो वो कहते हैं ना कलमा हक, जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक पूछ के कहना चाहिए। तो राजा रियाज साहब ने जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक पूछ के अदा किया, बल्कि उनका लिखा हुआ कलमा हक अदा किया। जान की अमान पाऊं तो कुछ कहूं। ये इस साल जो कि हमारे साथ सब मजाक हो रहा है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया था कि बजट पेश होने की देर है, उसके बाद ये इन्हें दे हैव टू सिट एंड दे हैव टू फाइनलाइज द डेट फॉर जनरल इलेक्शन, क्योंकि जनरल इलेक्शन के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाते और मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह पहले 35 दिन वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद गो मगो की कैफियत में रहे हैं, अगर ये अब इलेक्शन की डेट के हवाले से मजीद गो मगो की कैफियत में रहते हैं तो ये मजीद नुकसान करेंगे पाकिस्तान का। ये
कोई सूरत ही नहीं कि ये हुकूमत 1.5 साल पूरी चल जाए। 2 वोटों पे खड़ी हुई हुकूमत का क्या मुस्तकबिल है? बस No way। एक आखिरी क्वेश्चन फयाज भाई, सिर्फ एब्सोल्युटली द लास्ट क्वेश्चन। ये बड़े खुश हो के मरियम औरंगजेब आजकल बड़ा बोल के कूद कूद के कह रही है हम गरीब लोगों को 2000 रुपए दे रहे हैं। तो भाई वो जो पहली गवर्नमेंट थी वो तो 14,000 दे रही थी, और वो बेचारी, उसको देखा था वो जो डॉक्टर निश्तर थी कितने शराफत से कह रही थी हम लोगों को जो गरीब हैं उनको 14,000 देंगी। तो ये हम जो गरीब हैं उनको 2,000 रुपया दे रहे हैं जी। तो ये जरा एक्सप्लेन करें। अच्छा, एक कॉलर भी ले लेते हैं, उसके बाद आप एक्सप्लेन कीजिएगा। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माजिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन बात कर रहे हैं सर? ठीक ठाक, मैं रिजवी बात कर रहा हूँ। जी रिजवी साहब। माजिद भाई, इनसे ये पूछें कि इलेक्शन तो सबको पता है कि इस वक्त जो है इलेक्शन के अलावा कोई इस वक्त वे आउट नहीं है, लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन सारे हल्का बंदियां नहीं कर दी, वोट इधर से उधर कर दी है, तो इसमें फेयर इलेक्शन कराने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का कितने परसेंट चांस है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। 10%। जी फयाज साहब। अच्छा, ये मुझे नाम भूल गया जिन साहब ने बात की थी। रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया रिजवी साहब कॉल करने का। रिजवी साहब का अंदेशा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और रिजवी साहब की तरह हमारे मुल्क की एक बड़ी अक्सरियत इस खौफ का शिकार है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। इनके खदशात में बहुत हद तक जान है, लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब ये सारे 90s की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 90s के फाउल प्ले खेल रहे हैं। इन्हें अंदाजा नहीं है कि दुनिया बदल चुकी है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। आजकल का जो सिलसिला है, इसमें सुबह कोई चीज होती है, शाम तक वो पूरी दुनिया में घूम जाती है, देर नहीं लगती। और फिर इमरान खान एक ऐसा फैक्टर बन चुका है कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा घर हो कि जिसमें अगर 5 लोग रहने वाले हैं तो उसमें एक बंदा कम अज कम इमरान खान का हामी ना हो। हत्ता कि मुझे याद आया, एक दफा एक सेनेटर थे मुस्लिम लीग नून के, मैं उनका नाम नहीं लेता, बेचारे खामखा बदनाम हो जाएंगे, बुजुर्ग आदमी है। एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और डिस्कशन कर रहे थे और मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुके हैं। उस वक्त मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और बहस के दौरान आपको पता है पाकिस्तान में टॉक शोज तो बाकायदा एक फनी प्रोजेक्ट होता है ना, बाकायदा मजाहिया प्रोग्राम होते हैं, उनमें बहुत लड़ाई होती है एक दूसरे के साथ, इस हद तक गिलास विलास भी मार देते हैं। तो वो बहुत, जब उनकी बहस गर्म हुई, बहुत तैश में आए दोनों पार्टियां, तो उन साहब से जो मुस्लिम लीग नून के उस वक्त सेनेटर थे, उनके मुंह से निकला, कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती है नौजवान क्या चाहते हैं, मानते नहीं है, खुद मेरा अपना बेटा नहीं मानता, इमरान खान का फॉलोअर है, मैं उसे बड़ा समझाया, नहीं मानता। अब उनके मुंह से निकल गया कि मेरा अपना बेटा जो है वो भी मेरी बात नहीं मानता, वो भी इमरान खान का फॉलोअर है, और वो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर थे टीवी पे। हर घर में एक बंदा पहुंचा हुआ है। हत्ता कि आपको याद होगा कि जब राहिल शरीफ साहब आर्मी चीफ थे तो उस वक्त इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक धरना किया था मुस्लिम लीग नून। एक रोज ये हुआ अचानक अपना फैजाबाद में आप एंट्री पॉइंट पे गाड़ियां चेक होती थी इस्लामाबाद आने के लिए। एक गाड़ी में से एक उन्होंने देखा कि बंदे ने गाड़ी में झंडा विंडो से बाहर निकाला हुआ है और नारे लगाता हुआ आ रहा है, तो पुलिस वालों ने साइड पे पुल किया। उससे पूछा कि हाँ भाई किधर जा रहे हो? तो उसने कहा ये झंडा नहीं नजर आ रहा, मैं धरने में जा रहा हूँ। उसने कहा आप हैं कौन? ये गाड़ी आगे जो है ये कोई मतलब है मामला ठीक नहीं है। उसने कहा जी कि आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? इस्लामाबाद पुलिस के लोगों से उसने पूछा। उस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग की थी और इमरान खान अपोजिशन में थे। उन्होंने कहा जी हमारी ड्यूटी है, हम चेक करके भेजते हैं और आप थोड़े से मशकूक से लग रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये मेरा नाम है, मशकूक नहीं हूं मैं। उन्होंने कहा जी कि इसलिए हमें हमारा अंदेशा ठीक है कि आप वाकई मशकूक हैं, आप जरा साइड पे हो जाएं, हम आपको प्रोटोकॉल के साथ वहां लेके जाएंगे। और उन्होंने कहा कि जी आप इस गाड़ी में नहीं, आप हमारी गाड़ी में लेके जाएं, हम आपको लेके जाएंगे। इतनी देर में वहां पहुंच गए इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े लोग और उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया बंदे को और उसे वापस उसके अंकल के पास, चचा के पास ले गए और चचा के सामने बिठा के कहा कि जनाब इस बच्चे को आप संभालेंगे, नहीं तो अगर ये जहां जा रहा था अगर वहां चला जाता और इसे कोई हल्का सा भी नुकसान हो जाता या कोई मसला बनता तो ये बहुत बड़ा मसला बनना था, और अगर ये वहां पहुंच के स्टेज पे तकरीर कर देता तो आपके पल्ले क्या रह जाता। और वो चचा जान का नाम था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ। ओके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ के भतीजे को पकड़ा था पुलिस ने, 0 पॉइंट पे वो धरने में जा रहा था इमरान खान के।
Oh इस हद तक my इमरान खान जो God. कहता है ना, अभी पिछली स्पीच में इमरान खान ने कहा था कि अपना आर्मी के लोगों की फैमिलियां भी आएंगी हमारे साथ धरने में। तो इमरान खान को अंदर से रिपोर्टें मिल रही होती हैं कि अदलिया के जो अदलिया के लोग हैं, बड़े जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनकी फैमिलीज में भी इमरान खान के फॉलोअर और इमरान खान के हमदर्द और खैरख्वाह हैं, और आर्मी अफसरान के घरों में भी इमरान के हमदर्द और खैरख्वाह हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है ट्विटर पे हर बच्चे ने अकाउंट खोला हुआ है, यस और ट्विटर पे जो नहीं है वो इंस्टाग्राम पे तो है ही है, और फिर वो बच्चे आपस में कम्युनिकेशन भी करते हैं, ग्रुप्स भी बने हुए हैं बच्चों के, वहां बच्चों की डिस्कशंस भी होती हैं। और वो बच्चे अब बच्चे नहीं रहे जो 22 साल पहले इमरान खान ने शुरू किया था सिलसिला, अब तो वो सारे जवान हो चुके हैं, अब वो बच्चों वाले हैं। तो पाकिस्तान में इलेक्शन में जाएंगे और ये जो फ्री एंड फेयर वाले जितनी मर्जी है ये हल्के गड़बड़ कर लें, ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को वो रोक सकें। हाँ, ये हो सकता है इमरान खान को बड़ी मेजॉरिटी से रोक लेंगे, और अगर बहुत कामयाब हुए तो इतने बंदे ये पीडीएम वाले करा लेंगे कि शायद ये मुस्लिम लीग नून और जेयूआई और पीपल्स पार्टी मिला के शायद कोई लूली लंगड़ी हुकूमत बना लें। लेकिन आप कहें जी कि कोई बहुत बड़ी अक्सरियत इमरान खान के पास आ जाएगी या मुस्लिम लीग नून के पास आएगी, वो दोनों के पास नहीं आएगी, क्योंकि बड़ी अक्सरियत हमारे बड़ों को सूट नहीं करती। और वो ये सारी एफर्ट इसीलिए हो रही है कि कोई भारी अक्सरियत से जीत ना जाए, चाहे वो उसका नाम नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मरियम हो, चाहे बिलावल हो, वो किसी को भारी अक्सरियत से जीता हुआ देखना नहीं चाहते। इसलिए बेफिक्र रहें, ये हमारे रिजवी साहब भी और मैं भी और आप भी, यहाँ भारी अक्सरियत से कोई भी नहीं जीत रहा, जो भी जीतेगा बहुत माइन्यूट मामूली सी अक्सरियत से जीतेगा, और वो इनका मरहूने मिन्नत ही रहेगा। क्विकली, हमारे पास टाइम बहुत कम है, 2 और कॉल्स लूंगा मैं। क्विकली जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं सर? जी भाई, क्या हाल चाल है? जी, कौन बात कर रहे हैं? बस अब यही शिकवा रह गया। फरूक हाशमी साहब। आप मेरे ख्याल माजिद भाई, आप एक दफा और छुट्टी पर जाएं। अच्छा, इलाना साहब का मैं तबसरा वगैरह सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ा मवाद लेकर आते हैं अपने साथ, और बड़ा एक्यूरेट मवाद लेकर आते हैं। मैं सिर्फ इनसे, मुझे थोड़ी सी एक शिकायत है कि पहले जो थी अवाम को, अब ये गवर्नमेंट सब कुछ बताती है कि जी पेट्रोल भी महंगा होगा, चीनी भी महंगी होगी, आटा भी महंगा होगा, IMF भी कुछ नहीं देगा, हम रोड पर आ गए हैं, ये तो सब सच सच बता रहे हैं ना। तो अब हम क्यों शिकायत कर रहे हैं? नंबर 1। अच्छा, अब हम शिकायत कर रहे हैं कि ये लोग हौसले बिठा रहे हैं। तो अब एक सवाल और है जो इतनी देर मैंने हो किया वो मैं भूल गया, लेकिन आप मुझे छुट्टी पे भेज रहे हो, आप जरा बादाम खाओ। असल में ना बताया हाथों खालियों में, इसलिए जरा मसला हो गया। चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू। खान साहब जब भी आएंगे इलेक्शन पे तो इनका तो पता नहीं क्या बनेगा, मुझे जरा इस पर मुझे रोशनी डालें कि जाहिर है आना तो इमरान खान को ही है, लेकिन फिर इन लोगों का क्या बनेगा? उस वक्त तक ये सब साफ होके जा चुके होंगे, क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। क्विकली। अच्छा, ये जो साहब थे, मुझे नाम फिर भूल गया, फरूक हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया फरूक हाशमी साहब। आप पता है कि आप भी ना बादाम खाना शुरू कर दें। बादाम जो है ना, वो लाहौर का रास्ता हर कोई बताता है, किराया कोई नहीं देता। आप बादामों का मशवरा मुझे भी दे रहे हैं और फरूक हाशमी साहब को भी दे रहे हैं। आपको चाहिए आप बल्क बांड से 2 पैकेट बनवाएं, गिफ्ट पैक, एक फरूक हाशमी साहब के लिए और एक मेरे के लिए, और एक ये आपके साथ बैठी हुई आपकी को होस्ट और पाकिस्तान की नंबर साफी शाजिया मलिक, ये किन्हें दें ताकि हमें खाएं, हमें पता भी चले कि हमारे भाई ने कोई मशवरा दिया था और बाअमल मशवरा दिया था। जबानी बातें करने का दौर अब गुजर गया। यही गिला है फरूक हाशमी साहब का भी कि प्रैक्टिकली जो हो वो हो। और ये जो कहते हैं ना कि इनका क्या होगा, मेरे ख्याल में ये इमरान खान की लर्निंग हो रही है। इस वक्त हुकूमत शहबाज शरीफ नहीं कर रहा, इमरान खान की लर्निंग हो रही है। इमरान खान मेरे ख्याल में लकी आदमी है। आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर ये तहरीक एतमाद पेश न होती और इमरान खान ही इस वक्त हुकूमत कर रहा होता, तो इमरान खान को ये जो आलमी एक इंटरनेशनली जो एक इन्फ्लेशन का सिलसिला है वो सारा इमरान के गले में ही होना था। बहुत तो इमरान खान ने जिस तरह भी बैलेंस की हुई थी चीजें, जहां से भी पैसे अरेंज कर रहा था, जैसा भी कर रहा था, उसने जून तक तो सब्सिडी कही हुई थी। अब जून भी खत्म ही हो जाना था आखिर में, फिर तो उसे बढ़ानी थी, जून के बाद तो बढ़ानी पड़ती। लेकिन वो लकी था कि वो इस सारे मुश्किल से गुजर गया, लेकिन इस दौरान उसे सबक भी बड़े हासिल हो गए। फॉर एग्जाम्पल आज वो इमरान हामिद खान से मिला है,
के एक बहुत बड़े ग्रुप के लीडर हैं, और वो इसलिए हामिद खान नाराज होकर घर बैठ गए थे क्योंकि वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के खिलाफ थे, और इमरान खान ने उस वक्त हामिद खान को अहमियत नहीं दी, अलीम खान और जहांगीर तरीन को सुना था। और आज हामिद खान जब मिला है और उसके बाद उसने मीडिया से बात की है, शायद जियो के शाहजेब खानजादा से बात की है उसने, और उसने कहा है कि इमरान खान ने यह तस्लीम किया है कि यू वर राइट, और जो आपने जिन जिन अंदेशों का जिक्र किया था अलीम खान और जहांगीर तरीन के हवाले से, वो सारे ठीक साबित हुए, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। ये इमरान खान जैसे जिद्दी आदमी से इतनी बात मनवाना भी बहुत बड़ी बात है, और मेरे ख्याल में बहुत जल्द इमरान खान उस्मान बुज़दार की गलती भी तस्लीम करेगा, और उस्मान बुज़दार से जुड़ी हुई सारी गोगियां और गोगे जो हैं उनसे भी अपने आप को अलग करेगा और ईरानियां अलग करेगा। उसमें इमरान खान इस हद तक जिद्दी आदमी है कि अगर उसे किसी पीरनी से भी अपने आप को निजात हासिल करनी पड़ी तो वो कर जाएगा। वो इस तरह का बंदा नहीं है। आप देखें कि जमाइमा खान और रेहाम खान जैसे औरतों को उसने छोड़ते हुए 5 मिनट नहीं लगाए। अल्लाह ना करे वो पीरनी को छोड़े, उसका घर चलता रहे। लेकिन अगर इमरान खान को क्लियर कट सबूत मिल गए कि वाकई ये फर्रा गोगी और उसका हस्बैंड जमील गुजर और पिंकी पीरनी किसी कोई ट्रैका इनका बना हुआ था और इनकी वजह से उस्मान ने ये किए काम, तो कोई बात नहीं कि एक दिन आप ये खबर सुने कि इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है। तो ये इमरान की लर्निंग हो रही है, इमरान को पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल दुनिया की बड़ी सी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ले आता है इमरान खान, तो उसे ये नहीं पता चलना था कि कौन से 20 MNA हैं जिनको मैंने आइंदा इलेक्शन में टिकट नहीं देने, ये बंदे मुखलिस नहीं है मेरे साथ। ये अल्लाह ने ऐसा काम किया कि वो 20 बिल्कुल अलग चुन के दाने अलग हो गए। अब इमरान खान के ये 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी क्लियर हो गई हैं और वहां के लोगों को भी ये पता चल गया है। और फिर ये लर्निंग हमारी पूरे पाकिस्तान की भी हुई है कि अब पूरे पाकिस्तान में लोगों को लोटों के हवाले से एक उनकी लोगों की यादाश्त ताज़ी हो गई है कि आइंदा हमने ऐसे किसी बंदे को वोट नहीं देना जो हमसे वोट एक पार्टी के नाम पे लेके जाएं और आगे जाके हमारा सौदा कर दें, हमारा वोट बेच दें। तो ये लर्निंग हो रही है इमरान की। मेरे ख्याल में ये जितना भी टाइम उसे मिल रहा है उससे वो जितना सबक हासिल कर ले इतना बेहतर है। अच्छा, ये तो आपने मुझे कहा है ना कि तुम बड़ी जो है वो बड़ी आपके साथ बैठी हैं ये काबिल जर्नलिस्ट, तो आप इनको बादाम दे। माजिद भाई, तबाही जो है ना जो फयाज भाई आपने मचाई थी जब 28 साल में आप बन गए थे ना एडिटर, तो आपके बारे में लोग कहते थे कि आप बड़े काबिल हैं। फहद हुसैन तो मेरे एडिटर थे, लेकिन उनके बारे में कहते थे जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, तो इसलिए उनको बनाया गया है। तो आप अपने बड़े मेरिट पे आए थे। ज्यादती कर रही हैं आप, ज्यादती कर रही हैं। लायक थे वो भी बड़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और बाकी सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन उनके मामू उस वक्त वजीर इत्तलात थे जनाब मुशाहिद हुसैन साहब, और मेरे कोई मामू वजीर इत्तलात नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, क्विकली हम एक दो क्वेश्चन ले रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओके जी, नेक्स्ट वन जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं सर? जावेद साहब जी। जावेद कर रहे हैं जी। मैं तो पूछूंगा नाम हमेशा ही जी। आप मेरा पूछे, बात यह है कि आप ना हर 2 मिनट बाद कह देते हैं जी आखिरी काल साढ़े भाजी हथ थक गए ने कलम बलाम ला के। मुझे भी है ना कि आप लोगों की कॉल्स आती है, मैं नहीं चाहता कि भाई उसको ना ऐसा किया जाए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप देखें ना खबरनामे से पहले जो आप जो है ना आधा घंटा रगड़ा लगाते हैं ना, खबरनामे से पहले आधा घंटा जो आप शाजिया साहबा के साथ रगड़ा लगाते हैं उसको तो थोड़ा कम कर लेना। वो नहीं हो सकता सर। वो मैं जोए भाई बताऊं आपको क्यों नहीं हो सकता, वो वार्म अप होता है। अच्छा। तो आप यकीन करें, आप एक हफ्ता नहीं आए ना तो बड़े मजे थे। अच्छा, लो जावेद भाई मैं गया। नहीं, असल में फयाज भाई के साथ प्यार ही बड़ा लोगों का, तो लोग मैसेजेस हमें भेजते हैं तो वो बात करना चाहते हैं उनके साथ। माशाल्लाह। मेरा फयाज भाई से मेरे जो है 1-2 सवाल है। एक तो ये है कि आप जो है पाकिस्तान से कितना अर्सा हो गया बाहर है, नंबर 1। नंबर 2, ये जितनी बातें फयाज भाई कर रहे हैं ये मैं पिछले तकरीबन 55 साल से सुनता आ रहा हूँ, ठीक है ना। मसला ये है कि मसले का हल क्या है, ठीक है ना बात को। मसले का हल क्या है? मकसद है कि पाकिस्तान में सिर्फ जो सबसे करप्ट जो पाकिस्तान का निजाम है वो आपका अदलिया निजाम है, अदालतों का निजाम है, ठीक है ना। आप अगर आपने जस्टिस सिस्टम को ठीक कर लें
तो किसी की कोई मजाल नहीं है कि वहां कोई हैंगी फैंगी करे, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली ना उल्टी तरफ से शुरू हुए हैं, ठीक है ना। हमने क्या करना है कि आर्मी को ठीक करना है, हमने क्या करना है जी सियासतदानों को के साथ ठीक करना है। सर सबसे पहले अपने जस्टिस सिस्टम को ठीक करें, ये निजाम सारा ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत हाँ जी फयाज भाई दसो। जावेद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नहीं, पहले तो बताया कितने अरसे से आप पाकिस्तान से बाहर हैं? हाँ मैं आई वॉज फोर्स टू लीव द कंट्री। मुशर्रफ साहब के साथ मेरे कोई मामला ज्यादा गड़बड़ हो गए थे, तो मैं 2001 में मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। 2001 में मैं पाकिस्तान से यहाँ आया, अमेरिका आया। अमेरिका 4 साल में रहा, वहाँ मैं वर्क परमिट मैंने लिया, वहाँ जॉब करता रहा, बिजनेस करता रहा। उसके बाद मैं यहाँ कनाडा, मेरी इमिग्रेशन पॉइंट्स बेसिस पे पहले हुई थी, और कनाडा वाले बार बार लेटर लिख रहे थे कि आप आ नहीं रहे, और इन्होंने आखिरी मुझे थ्रेट किया कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू एंटर इनटू कनाडा बिफोर 2 मार्च 2005 we will presume that you are no more interested in Canadian immigration and we will cancel it once forever. ये लेटर मुझे मिला, तो मैंने बिल आखिर 2 मार्च से एक दिन पहले 1 मार्च 2005 को मैंने यहाँ कदम रंजा हो गया, मैं यहाँ पाँव रख दिया मैंने। मैं 2005 में यहाँ आया। उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस चला गया था 2012 में, और मैं फिर पाकिस्तान में जब 2012 में वापस गया, आई जॉइंड एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप एंड आई वाज हेड ऑफ द रिपोर्टिंग ओवर देयर। फिर मैं मियां नवाज शरीफ साहब को, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैंने इन्हें एज ए बीट रिपोर्टर कवर किया, मियां साहब के साथ अंदरूनी मुल्क भी और बैरूनी मुल्क भी, और हत्ता कि यूएन तक उनके साथ मैंने विजिट किया और उनको कवर किया। तो मियां साहब से भी मेरी अच्छी सलाम दुआ थी, बल्कि मरियम नवाज की तो मैं जो खास वाली गुड बुक्स थी उसमें था। तो मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, चीजों को बहुत अच्छी तरह करीब से जानता हूँ, और ये मीडिया के दौर में, आजकल के दौर में आपके लिए फिजिकली आपको वहां होना जरूरी नहीं होता। अब यहाँ बैठे हुए भी अगर आपकी आंख हो देखने वाली और दीवार के पीछे चीजें पढ़ने वाली आंख हो, तो आप दुनिया में कहीं भी पढ़ सकते हैं। और अगर मैं वहाँ 92 से लेकर 2001 तक 9-10 साल वहाँ जॉब करता रहा हूँ, और इस्लामाबाद में करता रहा हूँ, और नाम लेना मुझे लिए जरूरी नहीं है। मेरे रिपोर्टिंग टीम में जो लोग थे, इस वक्त भी उनमें से 2 जो हैं वो इस्लामाबाद में 2 बड़े टेलीविजन चैनल्स के ब्यूरो चीफ हैं, और एक मेरी रिपोर्टिंग टीम का मेंबर जो है वो पीछे अभी मियां साहब की गवर्नमेंट में 3 साल आजाद कश्मीर में वजीर इत्तलात रहा है। इस तरह के, और शायद इस्लामाबाद पिंडी में कोई ऐसा टेलीविजन चैनल या अखबार होगा जिसमें कोई एक आध बंदा ऐसा ना हो जिसने मेरे साथ एज ए रिपोर्टर मेरी टीम में काम ना किया हो। तो मुझे तजर्बा है, मेरे राब्ते हैं, मैं लोगों से बात होती है, चीजें आप मेरे सामने अखबार 4 रख दें, मैं पढ़ के आपको तज्जिया कर दूंगा। ये तज्जिया जो करना होता है, इसके लिए जरूरी नहीं होता कि आप वहां बैठे हो किसी के गोडे के साथ लग के, या आप किसी पलड़े का आपने ठेका लिया हुआ हो, आपने पीटीआई का ठेका लिया हुआ हो, या मुस्लिम लीग नून का, या जरदारी साहब का। यकीन माने ठेका लेना जरूरी नहीं है, आप तज्जिया करना है, आपने कहीं भी बैठ के आप कर सकते हैं। तो अगर ये भेजना चाहते हैं मुझे वापस, तो मुझे टिकट भेजें, और मुझे ऑफिस से, जहाँ मैं जॉब करता हूँ, यहाँ मैं एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट की जॉब करता हूँ, तो वहां से मुझे 2 महीने की छुट्टी ले दें, टिकट दें, मैं 2 महीने वहां जाके फिर लोगों से मिलके ताजा तरीन इनके लिए मालूमात लेके आऊंगा, और फिर माजिद भाई को हम पक्की छुट्टी पे भेज देंगे। मैं रोजाना 3 घंटे प्रोग्राम किया करूंगा। तो बात नहीं होगी, प्रैक्टिकल होगी, डील होगी, डील होगी। जिन दोस्तों को गिला है कि मैं प्रैक्टिकली वहां मौजूद नहीं हूँ, मुझे टिकट दे, मैं चला जाता हूँ, मेरे ऑफिस से मुझे छुट्टी लेके दे, मैं चला जाता हूँ, जिसका इंटरव्यू कहते हैं मैं वहां जाके कर आता हूँ, और वापस आके आपको ताजा तरीन बिल्कुल 1-to-1 डायरेक्ट फ्रॉम द हार्सेस माउथ जो है रिपोर्ट लेके आपको देता हूँ। तो जितनी मैं यहाँ बैठ के दे रहा हूँ आपके मुफ्त में, इसी को एंजॉय करें, इसी के फायदा लें, और अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकले तो माफ कर दें, पसंद आए तो आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया। सवाल ही नहीं पैदा होता। फयाज भाई, आप तो उस तरह के बंदे थे कि आपके जो रिपोर्टर्स रिपोर्टें लाते थे और कहते थे फयाज साहब पता नहीं है कि ये सच है कि नहीं है, उसी वक्त आप डायल करते थे 1 या 2 नंबर और सारी की सारी स्टोरी सामने आ जाती थी। तो दूसरा सवाल क्या था उनका? दूसरा सवाल उनका यही था कि वो ये जब तक अदलिया ठीक नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो है मसले ठीक नहीं होंगे। तो ब्यूरोक्रेसी बीच में भूल गए हैं। ये मसला ये है ना कि हम कहते हैं हमारा सिस्टम खराब है, हर बंदा हम में से कहता है हमारा निजाम उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक ठीक नहीं होगी। ठीक किसने करना है? मरीज से आगे किसी ने करना है? एक मिनट। हाँ जी, हमारा मसला ये है कि हम में से हर आदमी ये समझता है कि फलां चीज ठीक नहीं होगी उस वक्त तक निजाम ठीक नहीं होगा। मेरा एतराज ये है कि निजाम है क्या,
निजाम किसी एक चीज का नाम नहीं है। Yeah. निजाम में अदलिया भी है, निजाम में फौज भी है, निजाम में मुकन्ना कानून साज इदारे भी हैं जो इनमें पार्लियामान कहते हैं, निजाम में हमारी सियासी पार्टियां और सियासी सेटअप भी है, निजाम में हमारी अवाम भी है, निजाम में हमारा मीडिया भी है, निजाम में हमारी ब्यूरोक्रेसी भी है, निजाम में हमारे सारे इदारे हैं। अगर निजाम खराब है इसका मतलब है हम सारे खराब हैं। उनकी बात के अदलिया ठीक हो जाए तो सारे ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल उनकी बात में वजन है, लेकिन अदलिया में कौन है? मैं और आप ही है ना, हमारे लोग ही है ना। Yes. हाँ, मैं इनके साथ एक प्रपोजल देता हूँ, अगर कोई सुनने वाला हो, वैसे तो सुनने वाला है ही कोई नहीं पाकिस्तान में, वहाँ आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ के भी प्रपोजल दें तो कोई नहीं सुनता। हमारे 770 AM को किसने सुनना है? लेकिन हम अपने तौर पर डिस्कस कर लेते हैं एक प्रपोजल कि जिस तरह पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज ग्रुप में पूरे पाकिस्तान में जो टैलेंटेड बच्चे बच्चियां होते हैं जो ये समझते हैं कि वो वाकई पाकिस्तान की क्रीम है, वो कंपटीशन के एग्जाम में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अपीयर होते हैं CSS, और हर yes. साल हजारों बच्चे अपीयर होते हैं, उनमें से सैकड़ों जो है वो टॉप के जो होते हैं जिन्होंने सबसे अच्छे मार्क्स लिए होते हैं, उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है सिविल सर्विस एकेडमी में और फिर उन्हें मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाता है जिस तरह की उन्होंने अपनी चॉइसेस फॉर्म फिल करते हुए लिखी होती हैं। Yes. उनमें एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप होता है जिसमें ये AC DC वगैरह लगते हैं, Yes. एक पुलिस ग्रुप होता है, एक फॉरेन सर्विस ग्रुप होता है जिसमें ये सारे हमारे डिप्लोमेट होते हैं, एक कस्टम ग्रुप होता है, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप होता है, इंफॉर्मेशन ग्रुप होता है, मिलिट्री लैंड एंड कंट्रोलमेंट ग्रुप होता है, पोस्टल ग्रुप होता है। जहां इतने ग्रुप होते हैं वहां एक जुडिशरी का ग्रुप, जुडिशियल सर्विसेज ग्रुप भी बना दें और उस जुडिशियल सर्विसेज ग्रुप में उनको 9 महीने या 1 साल जो सिविल सर्विस एकेडमी वाल्टन रोड लाहौर पे उन्हें ट्रेनिंग देते हैं वो दें। उसके बाद हर ग्रुप को अपनी अपनी डिपार्टमेंटल 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं वो दें और उस ग्रुप में उन्हीं लोगों को शामिल करें जिनकी बैकग्राउंड लॉ की हो, जिन्होंने लॉ पढ़ा हुआ हो, और वो जब उस सिविल सर्विस एकेडमी से और अपनी डिपार्टमेंटल से होके 7वें ग्रेड में सिविल जज लगेंगे तो वो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होंगे। उन्हीं लोगों को प्रमोट करके उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे उन्हें एडिशनल सेशन जज और सेशन जज और फिर उन्हें ही हाई कोर्ट में भेजें और फिर वहां से हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में आए। ये जो हम अपने चहेते जज उठा के हाई कोर्ट में लगा देते हैं और बाद में उन्हें सीनियरिटी की बेस पे सुप्रीम कोर्ट में ले आते हैं और बाद में हम हाथ मलते रह जाते हैं कि ये हमारे साथ साकिब निसार हो गया, हमारे साथ इफ्तिखार चौधरी हो गया, हमारे साथ आसिफ सईद खोसा हो गया और हमारे साथ गुलजार हो गया। ये सारा इसलिए होता है, इन सब लोगों के रैकेट चेक करें, ये चहेते उठाए गए हैं। साकिब निसार को किसको नहीं पता कि साकिब निसार लाहौर में जब तक वकील था वो इन मियां बिरादरान का वकील था, सारी जिंदगी इनके केसेस लड़ता रहा, लेकिन इनका ब्लू व्हाइट वकील था इसलिए उसे हाई कोर्ट में जज लगाया गया, वहां भी उनकी खिदमत करता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद उसने जहां तक खिदमत कर सकता था करता रहा। जब उसके हालात खराब हुए तो उसने 180 डिग्री का यू टर्न लिया और उसके बाद मियां साहब को आंखें दिखाना शुरू कर दी और फिर सिसिलियन माफिया और पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली गलतियां तो हमारी अपनी हैं, हमारा निजाम बिल्कुल गलत है अदलिया के निजाम में बेहतरी चाहिए, लेकिन अदलिया से ज्यादा बेहतरी मुझे और आपको, हमें अवाम को चाहिए। अगर इमरान खान के लोग चाहते हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है तो उस दिन क्यों नहीं निकले लोग, बाहर निकले। अगर लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ सही है, तो जब नवाज शरीफ को निकाला गया था और उसने नारा लगाया था मुझे क्यों निकाला, तो इस्लामाबाद से लाहौर के लिए वो जुलूस लेकर निकला था, तो क्यों नहीं लोग निकले थे सड़कों पे। हमारे लोग बाहर नहीं निकलते, लोग समझते हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, और जब तक ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे इनके साथ यही होता रहेगा। अल्लाह ना करे ऐसा होता रहे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। ये हमारे दोस्त जो फरूख साहब जैसे, जावेद साहब जैसे, रिजवी साहब जैसे, हुमायूं शेख साहब जैसे आपको कॉलें कर रहे हैं, ये वो फाल लोग हैं हमारी सोसाइटी के जो सिर्फ बात सुनते नहीं हैं बल्कि उनकी मेहरबानी वो फोन उठा के अपने 2 सेंट्स दे देते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर देते हैं, वो प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं। इन चीजों से ये होता है, लोगों को पता चलता है कि ये एक विजिलेंट सोसाइटी है। और हम ओवरसीज 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, हम कोई इस तरह का उज़्वे मुअत्तल नहीं है कि हमें उठा के बाहर फेंक दें। हम डुअल नेशनैलिटी रखते हैं। डुअल नेशनैलिटी का मतलब यह है कि हमें बराबर हक है यहाँ भी और वहां भी। अगर हमें हमारे बड़ों ने कोई अच्छे मुआहदे किए हुए थे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के तहत, इन 18 या 20 जितने मुल्कों के साथ, उसका फायदा हमें ये होता है कि हम यहाँ भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं। हमें यहाँ भी वोट डालने का हक हासिल है, हमें वहां भी हासिल है। वक्ती तौर पर हमसे वो हक छीन लिया गया है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये हक दोबारा हमें वापस मिलेगा इंशाल्लाह। चलें जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम माजिद भाई, मैं रिजवी बात कर रहा हूँ दोबारा।
अब तो दोबारा कॉल करने के $5 हैं सर। $5 मैं $10 दूंगा, ये हमारे मुल्क का मामला है। ओके सर भाई, ये बताएं कि अभी इन्होंने कहा कि बड़ों को अच्छा नहीं लगता कि कोई भी 2/3 मेजोरिटी में आए, तो इमरान खान ने बारहा अपने इंटरव्यूज में कहा कि अगर हमें सिर्फ 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली तो हुकूमत बनाने का फायदा नहीं है, क्योंकि हम वो रिफॉर्म्स कर ही नहीं सकेंगे जो हम करते हैं, तो फिर उस सूरत में क्या होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। इनका सवाल बड़ा सादा है, इनके सवाल में ही जवाब है कि इमरान खान कहते हैं कि 2/3 मेजोरिटी मुझे ना मिली तो वो नहीं हो सकेगा, तो बिल्कुल इनके सवाल का यही जवाब है कि 2/3 मेजोरिटी ना मिली तो वो नहीं हो सकेगा। वो इसीलिए बावर करा रहा है कि प्लीज अगर आप चाहते हो कि मैं ठीक हूं तो मुझे 2/3 मेजोरिटी दो, अगर आप चाहते हो कि कोई और बेहतर है पार्टी या वो उनका जो इंतखाबी मंशूर है या उनका जो प्लान है मुल्क को आगे लेके चलने का वो बेहतर है, तो उसे 2/3 मेजोरिटी दे। जिसने भी आना है, जिसका भी प्रोग्राम, जिसका भी एजेंडा, जिसका भी जो कुछ है, प्लीज हमारी कौम को, मेरे ख्याल में शायद पहली दफा लोग, मेरी ख्वाहिश है कि लोग लिटरली लोगों के इलेक्शन मैनिफेस्टो को, इंतखाबी मंशूर को पढ़ें, देखें और फिर दिल से उस पर फैसला करें कि कौन सी पार्टी उन्हें आगे लेके जाना चाहती है। और जब ये फैसला करने लगे तो उनके पिछले कारकर्दगी भी देखें कि कौन सी पार्टी कितना अर्सा हुकूमत में रही, जब आई थी तो क्या वादे किए थे, कितने पूरे किए, कितने नहीं किए। तो ये सारी चीजें देख के जब कौम फैसला करेगी तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मायूसी गुनाह है, मायूसी बिल्कुल नहीं। ओके जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कौन बात कर रहे हैं सर? मैं सर आजम बात कर रहा हूँ, आप कैसे? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आजम भाई फरमाइए। सर मैं सऊदी अरब में था। अच्छा। तो रियाद में एक होटल है, बहुत लग्जरी होटल है। अच्छा। बहुत बड़ा, और एकदम वो हाली हो गया। अच्छा। ठीक है सर। और जो मोहम्मद बिन सलमान है ना, शायद जी को पता चल गया आज मैं क्या कहने वाला। वो सारों को पकड़ के वहाँ पे ले आया, उसे बंद कर दिया। ठीक, बात करें। ठीक है सर। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स है, जितने भी ये पॉलिटिशियन है, जितने भी ये आर्मी के जो करप्ट लोग हैं, इनको पकड़ के उधर लेके जाए और उनको बोलो हमारा मुल्क का पैसा निकालो भाई, बहुत हो गया। ठीक है, तब कुछ हल निकलेगा, अदरवाइज अल्लाह ना करे लेकिन हमारे हालात सही नहीं है। ओके आजम भाई, बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया आपका जी। आजम साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ बड़े कह गए थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो वो अब हम जमहूरियत का इंतकाम ले रहे हैं। किंगडम है वहाँ बादशाहत है सऊदी अरब में, और जहाँ बादशाहत होती है वहाँ इस तरह होटल खाली करा के लोगों को पकड़ के फेंक के उनसे पैसे निकलवाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई सूरत नहीं है। और ये जो एक पहले कॉल आई थी खमीनी प्लस खमीनी वाली, और अब ये जो साहब कह रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमारी कौम किस हद तक इस मौजूदा निजाम से, सिस्टम से तंग आ चुकी है। ये अब हर वो काम करने के लिए तैयार हैं ज़हनी तौर पर जो किसी सिविलाइज सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनका कसूर नहीं है, ये पिछले 30-35 सालों में इस हद तक इनके साथ, इस अवाम के साथ ज्यादतियां हुई हैं कि अब अगर इनके मुंह से ऐसी बातें ना निकलें तो और क्या निकले, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देखा है। इन्होंने देखा है कि किस तरह पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून वालों के खिलाफ केसेस किए और किस तरह आगे वो करप्शन उन्होंने किया है, किस तरह नून लीग वालों ने उनके खिलाफ किए, और किस तरह इमरान खान ने फिर आके इन दोनों को चोर करप्ट का कर कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो जब कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता तो उसके बाद फिर अवाम यही सोचती है जिस तरह ये हमारे भाई सोच रहे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अनफॉर्चुनेटली देयर अबाउट 3 or 4 मोर कॉल्स, मगर कोई नहीं, वेडनेसडे को फिर से आएंगे। वेडनेसडे को फिर दोबारा फिर आएंगे, ये फिर से फ्याज भाई से बड़ा प्यार हो गया लोगों का, वो सुनना चाहते हैं इनको। फैज भाई ने तो मेरी भी आज टांग खींच लिया, कहते नहीं आपने मेरे से बड़ी ज्यादती की, मुशाहिद हुसैन का नाम ही नहीं लिया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपने मुशाहिद का नाम लिया, मैंने करेक्ट किया आपको। आप ये ध्यान में रखें कि उसके मामू जो थे वो वज़ीर इत्तलात थे उस वक्त। जी। वो बाकी चीज आप बात खुद समझना। फैज बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ताला वेडनेसडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया।